नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ओपी वर्मा आप सभी का अरस्तु स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। हम पिछले अध्याय में अंतःस्रावी ग्रंथियों पर चर्चाएं कर रहे थे और उसी कड़ी में आज फिर अंतःस्रावी ग्रंथियों में अति महत्वपूर्ण ग्रंथि एडिनल ग्रंथि, जिसमें से हर एग्जाम के अंदर कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आता है जो एडिनलिन हार्मोन से रिलेटेड होता है। तो आज हम एडिनल ग्रंथि पर डिस्कस करेंगे। तो चलो पढ़ाई करते हैं एडिनल ग्रंथि। एडिनल जो ग्रंथि है इसी को अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। एडिनल ग्रंथि को क्या बोलते हैं? अधिवृक्क। अधिवृक्क इसलिए कहते हैं क्योंकि एडिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है, किडनी के ऊपर। जैसे यूँ समझें कि ये अपने किडनी मान लें, ये राइट किडनी हो गया, ये लेफ्ट किडनी हो गया, और इस किडनी के ऊपर स्थित जो ग्रंथि होती है इसी ग्रंथि को बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। तो एड्रिनल ग्रंथि की स्थिति क्या हुई? किडनी के ऊपर। किडनी के ऊपर होने की वजह से इसे क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ये जो अपने किडनी हैं, इन किडनी का निर्माण करने में जो छोटी छोटी सी इकाइयाँ भाग लेती हैं उन्हें बोलते हैं नेफ्रॉन्स कहा जाता है। जैसे किडनी के अंदर दो पार्ट होते हैं, किडनी का बाह्य भाग होता है उसे रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, उसी प्रकार एडिनल ग्रंथि के भी दो पार्ट हो जाते हैं। एक होता है एडिनल कॉर्टेक्स और एक होता है एडिनल मेडुला। तो ये जो एडिनल ग्रंथि है, इस एडिनल ग्रंथि के कितने भाग हो जाते हैं? तो दो पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट होता है जो बाह्य परत में होता है अर्थात बाहर की ओर, उसे बोलेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये जो एडिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है ये बाह्य भाग है, जबकि जो मध्य भाग होता है उसे बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला। तो एडिनल कॉर्टेक्स, एडिनल मेडुला, ये हुआ बाह्य भाग या एक्सटर्नल या पेरिफेरी पार्ट, और ये होता है इसका मध्य भाग। एडिनल कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है वो ज़्यादातर पार्ट होता है जो लगभग 80% के लगभग भाग पाया जाता है। तो एडिनल कॉर्टेक्स का पार्ट कितना है? लगभग 80 से 85% भाग होता है, और एडिनल मेडुला होता है वो लगभग 15 से 20% भाग होता है। यानी ज़्यादातर इस एडिनल ग्रंथि का कॉर्टेक्स भाग ही होता है। इस एडिनल कॉर्टेक्स वाला जो भाग है इससे हार्मोन भी अलग अलग स्रावित होते हैं। इस एडिनल मेडुला वाले भाग को ही बोलते हैं संकटकालीन ग्रंथि। इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? संकटकालीन ग्रंथि, या इसे इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस एडिनल ग्रंथि को दूसरा नाम होता है फोरेस ग्रंथि। इसी को क्या बोलते हैं? फोरेस ग्रंथि भी कहा जाता है। फोरेस ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एस वाले 4 शब्दों से संबंधित होती है, जैसे शुगर हो सकता है या साल्ट या स्ट्रेस और सेक्स। इन 4 एस वाली टर्म से रिलेटेड होने की वजह से इसे फोरेस ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये शुगर का नियंत्रण करती है, ये साल्ट पर कंट्रोल करती है, स्ट्रेस तनाव के समय सबसे ज़्यादा सक्रिय रहती है, और इससे लैंगिक हार्मोन भी स्रावित होते हैं, सेक्सुअल हार्मोन भी सीक्रेट होते हैं, इसीलिए इसे फोरेस ग्लैंड भी कहा जाता है। तो फोरेस ग्लैंड कहें, अधिवृक्क ग्रंथि कहें या संकटकालीन ग्रंथि कहें, ये एडिनल ग्रंथि को इंडिकेट करते हैं। एडिनल ग्रंथि कहाँ होती है? ये किडनी के ऊपर होती है। एडिनल ग्रंथि के बाह्य भाग को क्या कहा जाता है? एडिनल कॉर्टेक्स, जो टोटल पार्ट का लगभग 80 से 85% भाग बनाता है। मध्य भाग होता है उसे कहते हैं एडिनल मेडुला। एडिनल मेडुला पार्ट को संकटकालीन या इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि इसी भाग से एडिनलिन और नॉर एडिनलिन हार्मोन स्रावित होते हैं। ये तो रही इसकी स्थिति। अब देखते हैं कि इसका जो
एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग है उससे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग के हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स को ही बोलते हैं बलकोट भाग के हार्मोन। इससे पहला हार्मोन स्रावित होता है वो है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये मिनरल्स से रिलेटेड होता है। और ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का सबसे अच्छा उदाहरण होता है जैसे एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन एक किस प्रकार का हार्मोन है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोस्टेरोन हार्मोन का, इस हार्मोन का वास्तव में कार्य होता है जब मूत्र निर्माण की क्रिया होती है। तो मूत्र निर्माण की क्रिया के समय यह सोडियम के अवशोषण को बढ़ाता है जबकि पोटेशियम के अवशोषण को घटाता है। तो इसका काम क्या है, मूत्र निर्माण की क्रिया के समय सोडियम के अवशोषण को बढ़ाना और पोटेशियम के अवशोषण को घटाने का काम करता है। कौन सा हार्मोन है ये, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन किस प्रकार का हार्मोन है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स यानी ये स्टेरॉइड प्रकृति का होता है। और यदि इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो इस हार्मोन की कमी से एडिशन रोग होता है। कौन सा रोग हो जाता है, एडिशन। तो एडिशन रोग का कारण कौन से हार्मोन की कमी होती है, एल्डोस्टेरोन की, क्योंकि इसमें जो सोडियम और पोटेशियम आयंस होते हैं वो इस हार्मोन की कमी की वजह से इम्बैलेंस हो जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं, इसीलिए इसे एडिशन रोग कहा जाता है। दूसरा जो हार्मोन स्रावित होता है वो दूसरा हार्मोन है कॉर्टेक्स भाग से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो जैसे कि एक कॉर्टिसोन हार्मोन होता है, कॉर्टिसोन, और एक होता है कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं। इन हार्मोन्स का कार्य देखें तो इन हार्मोन्स का कार्य होता है अस्थमा में उपयोगी, अर्थात ये अस्थमा के रोगी के लिए फायदेमंद होता है। अस्थमा के इलाज में इन्हीं हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है, या इनका उपयोग करते हैं एलर्जी में, तो इन्हें एलर्जी में भी प्रयुक्त किया जाता है, या इनका उपयोग करते हैं स्वयं प्रतिरक्षी रोग, स्वयं प्रतिरक्षी रोगों में, जो ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं, उनके इलाज के लिए भी इस कॉर्टिसोन कॉर्टिसोल्स का उपयोग किया जाता है, या इसका यूज किया जाता है अंग प्रत्यारोपण, अंग प्रत्यारोपण में। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए भी इस हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है। अस्थमा में उपयोगी होते हैं विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज होते हैं, या एलर्जी में, या ऑटोइम्यून डिजीज में, या अंग प्रत्यारोपण में। कौन से हार्मोन काम में आते हैं, कॉर्टिसोन और कॉर्टिसोल। के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं। इस नाम से ये प्रश्न अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी पूछ लिया गया था। ये जो पूरा प्रश्न है ये फर्स्ट ग्रेड 2020 के अंदर ही पूछा गया है। 2020 में फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी वालों को पूछा गया था कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का काम, तो ये सारे काम इसके हैं। एल्डोस्टेरोन किस प्रकार का हार्मोन है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स प्रकार का।
तीसरा हार्मोन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होता है, वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाला तीसरा हार्मोन है लैंगिक हार्मोन। तीसरे हैं सेक्स हार्मोन, लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन बेसिकली मादा के अंदर ओवेरी या अंडाशय से स्रावित होते हैं, जबकि नर के अंदर टेस्टिस से स्रावित होते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रहे कि अल्प मात्रा में लिंग हार्मोन इस एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी स्रावित होते हैं। जैसे कि नर के अंदर पाए जाने वाला जो हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं या एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं, वो भी एड्रिनल कॉर्टेक्स से अल्प मात्रा में स्रावित होता है। उसी प्रकार मादा के अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये हार्मोन भी इस एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो जनन हार्मोन हैं वो वास्तव में लैंगिक ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, जैसे नर के अंदर टेस्टिज और मादा के अंदर ओवेरी, लेकिन फिर भी अल्प मात्रा में एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी स्रावित होते हैं। और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं, ये सारे के सारे स्टीरॉयड प्रकृति के हार्मोन्स होते हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न अच्छा बनता है कि अस्थमा, एलर्जी और ऑटो इम्यून डिजीज के उपचार में कौन से हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है। तो कौन से हार्मोन हो जाएंगे? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, या यूँ कह सकते हैं कि कॉर्टिसोन और कॉर्टिसोल्स का यूज करते हैं। एल्डोस्टेरोन का काम क्या है? तो मूत्र निर्माण की क्रिया के दौरान सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना और पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन को कम करने का। तो ये थे एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाले हार्मोन, जिसमें अपन ने 3 देखे, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और तीसरा लैंगिक हार्मोन। लैंगिक हार्मोन में कौन से आते हैं? नर में टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन, मादा के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब देखते हैं एड्रिनल मेडुला भाग के हार्मोन। एड्रिनल मेडुला, ये जो एड्रिनल मेडुला पार्ट है, इस मेडुला पार्ट है, इससे 2 हार्मोन निकल के आते हैं। एक आता है एड्रीनलिन, एड्रीनलिन, और दूसरा आता है नोर एड्रीनलिन। जो एड्रीनलिन हार्मोन है उसी को बोलते हैं एपिनेफ्रिन। इसी को क्या कहा जाता है? एपिनेफ्रिन। इसको बोलते हैं नोर एपिनेफ्रिन, इसे नोर एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। ये जो एड्रिनलिन हार्मोन है इसी को बोलते हैं करो या मरो हार्मोन, करो या मरो हार्मोन, या इसी को बोलते हैं 3F हार्मोन। तो 3F हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रिनलिन हार्मोन को। एपिनेफ्रिन भी एड्रिनलिन, करो या मरो हार्मोन भी एड्रिनलिन को कहते हैं। 3F, F का मतलब होता है फियर यानी डरना, फाइट यानी लड़ना, फ्लाइट यानी भागना। तो डरना, लड़ना, भागना या लड़ो, उड़ो, भागो हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रिनलिन हार्मोन को। एड्रिनलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला पार्ट से स्रावित होता है। ये जो एड्रिनलिन हार्मोन है वो, इस एड्रिनलिन हार्मोन का कार्य होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से संबंधित। तो ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है, यानी हमारे मस्तिष्क के अंदर जो मस्तिष्क जब पढ़ेंगे अपन, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसमें स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। उस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हो जाते हैं, एक सिंपैथेटिक अनुकंपी और एक पैरासिम्पैथेटिक। इसीलिए जो सिंपैथेटिक पार्ट है उससे रिलेटेड होता है एड्रिनलिन, जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक पार्ट होता है पैरासिम्पैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक या परानुकंपी
तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है नोर एड्रेनलिन हार्मोन। ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है, इस एड्रेनलिन हार्मोन की यदि किसी के अंदर अधिकता हो जाती है तो इसकी अधिकता से तरह तरीके के रोग होते हैं। तो एड्रेनलिन हार्मोन, एपिनेफ्रिन या करो या मरो हार्मोन या 3F हार्मोन। 3F हार्मोन, F का मतलब फियर, फाइट और फ्लाइट। कौन से तंत्र से रिलेटेड होता है ये? तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से संबंधित। इससे एड्रेनलिन की किसी में भी अधिकता हो जाती है तो इसकी अधिकता से रोग होता है, कुशिंग रोग होता है। कुशिंग रोग, कुशिंग रोग के अंदर एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन हो जाती है, यानी चेस्ट और फेस पर एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन जब होती है तो उसे कुशिंग रोग के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही एक रोग होता है गायनेकोमैस्टिज्म। गायनेकोमैस्टिज्म, गायनेकोमैस्टिज्म का मतलब होता है मेल के अंदर स्तन ग्रंथियों का हल्का डेवलपमेंट होने लग जाता है। तो मेल में फीमेल के समान लक्षण दिखाई देते हैं तब उसे गायनेकोमैस्टिज्म कहा जाता है। या एड्रिनल विरिलिज्म। एड्रिनल विरिलिज्म, एड्रिनल विरिलिज्म का मतलब होता है फीमेल के अंदर मेल के समान लक्षण दिखाई देते हैं। तो जब फीमेल में मेल के समान लक्षण दिखाई देते हैं तब उसे क्या कहेंगे? एड्रिनल विरिलिज्म। और मेल के अंदर फीमेल समान लक्षण दिखाई देते हैं तो गायनेकोमैस्टिज्म। और चेस्ट और फेस पर एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन हो जाती है तो उसे क्या कहेंगे? कुशिंग रोग। ये तीनों रोग किसकी अधिकता से होते हैं? एड्रेनलिन की अधिकता की वजह से होते हैं। गुस्से के समय एड्रेनलिन हार्मोन सबसे ज़्यादा स्रावित होता है। तो गुस्से के समय सबसे ज़्यादा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? एड्रेनलिन। इसीलिए इसे संकटकालीन या करो या मरो हार्मोन्स भी कहा जाता है। जब किसी के अंदर एड्रेनलिन हार्मोन की अधिकता होती है तो एड्रेनलिन के यदि कार्य देखें, एड्रेनलिन के कार्य, तो एड्रेनलिन के जो कार्य होते हैं वो दुख भरे हुए होते हैं, इसीलिए इसे दुख का साथी भी कहा जाता है। दुख से रिलेटेड होते हैं सारे के सारे। जैसे मैं यूँ कहूँ कि ये बीपी को बढ़ा देता है तो बीपी बढ़ेगा तो दुख की बात। ऐसे जब बीपी बढ़ेगा तो जो हृदय की जो धड़कन होती है, हृदय धड़कन, ये हृदय धड़कन भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हृदय की धड़कन यदि बढ़ेगी तो टैकीकार्डिया हो गया, बीपी ज़्यादा हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। तो हाइपरटेंशन है या टैकीकार्डिया है तो उसमें एड्रेनलिन की अधिकता हो सकती है। ऐसे ही जब हृदय की धड़कन बढ़ेगी तो पसीना भी बढ़ेगा, तो ये पसीना सीक्रेशन को क्या करेगा? बढ़ा देता है। तो पसीना ज़्यादा आता है तो ये एड्रेनलिन की अधिकता से हो सकता है। या ये आंसू सीक्रेशन, जो हमारी लैक्रिमल ग्लैंड होती है वो आंसू सीक्रेशन को भी क्या कर देता है? बढ़ा देता है। जबकि इस जैसे ही आंसू बाहर निकलेगा, पसीना ज़्यादा आएगा तो गुस्सा भी क्या होगा? ज़्यादा। तो गुस्सा को भी क्या करता है? बढ़ाता है। यदि गुस्सा ज़्यादा होगा तो हमारे आमाशय के अंदर, आमाशय स्टमक, आमाशय में क्रैमाकुंचन जो गति होती है उन क्रैमाकुंचन गतियों को कर देता है कम। तो आमाशय स्टमक के अंदर जो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट हैं वो घट जाती हैं, जिसकी वजह से जो भूख है वो भूख कम होगी। जठर रस, जो जठर रस आमाशय से स्रावित होता है जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, ये गैस्ट्रिक जूस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो भूख को कम करता है। भूख जब कम होगी तो इसका अर्थ है कि लार, सैलाइवा भी क्या हो जाएगा? कम। तो लार सीक्रेशन को कम करता है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन को कम करता है, भूख को कम करता है, स्टमक में क्रैमाकुंचन पेरिस्टल्सिस मूवमेंट्स को कम करता है, जबकि गुस्सा, आंसू, पसीना, हृदय की धड़कन, बीपी आदि को क्या करेगा? बढ़ेगा। गुस्से में ये एड्रेनलिन की अधिकता की वजह से जो बाल होते हैं, बाल, ये बालों को खड़ा करता है, बालों को खड़ा करता है। रीजन तो यह है क्योंकि हमारे बालों की
जड़ों से संबंधित एरेक्टर पिल्लाई मसल्स होती है जिसमें संकुचन हो जाता है और उस एरेक्टर पिल्लाई मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसीलिए गुस्से डर की जब लगेगा तो डर लगेगा तो बाल क्या हो जाएंगे, खड़े। कौन से हार्मोन्स की वजह से ऐसा हुआ, एड्रेनलिन। बीपी बढ़ाने का काम करेगा, हृदय धड़कन बढ़ाएगा, पसीना बढ़ाएगा, आंसू बढ़ाएगा, गुस्सा बढ़ाएगा, लेकिन भूख है, लार है, जठर रस है, क्या करेगा, कम करेगा। कहाँ से स्रावित होता है, एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है, एड्रिनल मेडुला। इसे करो या मरो हार्मोन। डायरेक्ट ही प्रश्न पूछ लेते हैं कि गुस्से के समय सबसे ज्यादा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, एड्रिनलिन। या दुख भरे काम कौन करवाता है, एड्रिनलिन। या अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से संबंधित हार्मोन कौन सा है, एड्रिनलिन। जबकि परानुकंपी सुख का साथी जिसे कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक, ये परानुकंपी सुख भरे काम करवाता है। तो ये अपन ने एड्रिनल ग्रंथि के बारे में पढ़ा। अब आती है जनद ग्रंथि अर्थात वृषण या टेस्टिज। वृषण या टेस्टिज, वैसे बेसिकली वृषण या टेस्टिज अपन जनन तंत्र में पढ़ेंगे, लेकिन हल्का सा हार्मोन से रिलेटेड यहाँ देख लेते हैं। पहला ही शब्द होता है कि जो वृषण है वो नर में एक जोड़ी होते हैं। तो नर के अंदर एक जोड़ी प्राथमिक जननांश के रूप में होते हैं। इनसे स्रावित होने वाला जो हार्मोन है वो हार्मोन होता है एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। इस एंड्रोजन हार्मोन को ही बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन जिन कोशिकाओं से स्रावित होता है उन सेल को बोलते हैं लैडिंग सेल या इन्हीं को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, अंतराली कोशिका। तो ये नर के अंदर वृषण एक जोड़ी होते हैं जिनमें लैडिंग सेल्स उपस्थित होती हैं और लैडिंग सेल से प्रतिदिन नर के अंदर 7-8 मिलीग्राम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। तो ये नर में जितने भी लैंगिक परिवर्तन होते हैं अर्थात दाढ़ी मूंछों का आना या आवाज़ का भारी होना, स्तन ग्रंथियों का विकास नहीं होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का नहीं चलना, ये जितने भी लैंगिक लक्षण होते हैं उन सभी का नियंत्रण कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सी सेल से सीक्रेट होता है, लैडिंग सेल से। ये जो लैडिंग सेल्स हैं किस में पाई जाती हैं, टेस्टिज में पाई जाती हैं। और इस टेस्टिज के अंदर ही शुक्र जनन की क्रिया होती है। शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया भी कहाँ होती है, यह टेस्टिज में, जिसके दौरान स्पर्म का निर्माण होता है। और एक बार जब शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो 4 स्पर्म बनते हैं अर्थात गैमेट्स बनते हैं। तो ये वृषण ग्रंथि नर के अंदर प्राथमिक जनन ग्रंथि होती है। वैसे ही मादा के अंदर होती है अंडाशय या ओवेरी। तो अंडाशय या ओवेरी हैं, ये मादा में एक जोड़ी प्राथमिक जननांग होते हैं। फीमेल के अंदर एक जोड़ी ओवेरी होते हैं। और मनुष्य के अंदर देखा जाए तो इस अंडाशय के अंदर पाई जाती हैं ग्राफियन पुट्टिका होती हैं, फॉलिकल्स पाई जाती हैं। उन ग्राफियन फॉलिकल्स से मिलकर बनता है अंडाशय। तो अंडाशय का निर्माण करने वाली छोटी संरचना क्या कहलाती है, ग्राफियन फॉलिकल्स कहलाता है। ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर जो सेल्स होती हैं उनसे ही आगे चलकर मॉडिफिकेशन के द्वारा प्राइमोर्डियल जर्म सेल बनती है। उसी प्राइमोर्डियल जर्म सेल से आगे चलकर ओवम का निर्माण होता है। इस अंडाशय से 2 परत होती हैं, एक थीका इंटरना और एक थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना के अंदर कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो ओवेरी की सुरक्षा से रिलेटेड होते हैं। उनसे कोई हार्मोन सीक्रेट नहीं होता। लेकिन जो थीका इंटरना परत होती है,
थीका इंटरना परत, उससे एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन या एस्ट्राडाइओल। तो एस्ट्राडाइओल या एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? अंडाशय की थीका इंटरना परत से स्रावित होता है। जब oogenesis की क्रिया होती है तो oogenesis की क्रिया के दौरान सामान्यतया ओवेरी के अंदर एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनती है, एक ग्रंथिल संरचना बनती है। उस ग्रंथिल संरचना को बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम। उस कार्पस ल्यूटियम के अंदर ल्यूटियल सेल्स होती है। ल्यूटियल सेल्स के अंदर ल्यूटिन कणिकाएं पाई जाती हैं। उन्हीं ल्यूटिन कणिकाओं से आगे चलकर स्रावित होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये कौन सी संरचना से स्रावित होता है? अंडाशय में उपस्थित कार्पस ल्यूटियम से। और कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होकर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ये जो दोनों ही हार्मोन्स हैं ये मादाओं में लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। तो मादाओं के अंदर जितने भी लैंगिक परिवर्तन होते हैं वो लैंगिक परिवर्तन या लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करने का काम कौन करेंगे? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण जैसे कि आवाज़ का पतला होना या स्तन ग्रंथियों का विकास होना या मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र का चलना, ये सब किस पर डिपेंड करेगा? इन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पर। ध्यान रहे कि अंडाशय से दो हार्मोन निकलते हैं लेकिन दोनों ही अलग अलग संरचनाओं से स्रावित होते हैं। थीका इंटरना परत से एस्ट्रोजन, कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन। ये जो टेस्टोस्टेरोन है या एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन ये स्टेरॉइड प्रकृति के हार्मोन्स होते हैं। तो ये जनन ग्रंथि यदि निषेचन की क्रिया नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती, तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये कार्पस ल्यूटियम निष्क्रिय हो जाता है। और कार्पस ल्यूटियम जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, निष्क्रिय हो जाएगा, तो फिर ये कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा? कार्पस एल्बिकेंस। कार्पस एल्बिकेंस एक निष्क्रिय संरचना होती है जो मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान शरीर से बाहर त्याग दी जाती है। तो कार्पस एल्बिकेंस कब बनता है? जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती, या यूँ कह सकते हैं कि कार्पस ल्यूटियम निष्क्रिय हो जाता है। तो ये अभी अपन ने जनन ग्रंथि और एडिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ा। ज़्यादातर क्वेश्चन एडिनल ग्लैंड से रिलेटेड ही पूछा जाता है, जिसमें एडिनलिन हार्मोन्स के कार्य पूछ लेते हैं, या संकटकालीन हार्मोन कौन सा है, या करो या मरो हार्मोन कौन सा है, उससे रिलेटेड हो सकता है। इसी कड़ी में एक आता है प्लेसेंटा। एक प्लेसेंटा भी खुद अपने आप में एक ग्रंथि संरचना के रूप में होता है। प्लेसेंटा तब बनता है जब निषेचन की क्रिया होती है। तो निषेचन की क्रिया के बाद गर्भाशय के अंदर से एक संरचना बनती है जहां पर भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, उसे बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा या अपरा। प्लेसेंटा या अपरा। तो जो प्लेसेंटा या अपरा है ये माँ और बच्चे के बीच में एक संयोजन सेतु के रूप में होता है। जब भी बच्चे को पोषण या श्वसन या उत्सर्जन जैसी जैविक क्रियाएं करनी होती हैं, वो सारी जैविक क्रियाएं भ्रूण किससे करेगा? प्लेसेंटा से करता है। यूँ तो प्लेसेंटा के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे मनुष्य के अंदर जो प्लेसेंटा हीमोकोरियल प्रकार का होता है, हीमोकोरियल प्लेसेंटा मनुष्य में पाया जाता है। या मनुष्य के अंदर जो प्लेसेंटा है वो इंटरस्टिशियल या अंतराली प्रकार का होता है। इस प्लेसेंटा से भी हार्मोन स्रावित होते हैं, जैसे प्लेसेंटा के हार्मोन एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन प्लेसेंटा से भी स्रावित होता है। इसी से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी स्रावित होता है। इसी से HCG इम्पोर्टेंट है काफ़ी, HCG हार्मोन भी स्रावित होता है। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये जो HCG हार्मोन है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन,
यह ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इस HCG का उपयोग प्रेगनेंसी की जांच में किया जाता है। प्रेगनेंसी की जांच में, तो प्रेगनेंसी की जांच में कौन से हार्मोन्स का यूज किया जाता है? HCG, क्योंकि गर्भवती मादा के यूरिन के अंदर HCG की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इसी से स्रावित होता है लैक्टोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? लैक्टोजन। लैक्टोजन हार्मोन भी प्लेसेंटा से स्रावित होता है, जो कि स्तन ग्रंथियों में दूध निर्माण तथा निष्कासन की क्रिया को प्रेरित करता है। तो लैक्टोजन हार्मोन हुआ, HCG हार्मोन और एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एस्ट्रोजन। प्लेसेंटा से ही स्रावित होता है रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? रिलैक्सिन। इस रिलैक्सिन हार्मोन का काम होता है प्रसव क्रिया के समय, जब पार्चुरेशन या शिशु जन्म की क्रिया होती है, तो प्रसव क्रिया के समय जो जांघ की मसल्स होती है, जांघ की पेशी, थाई मसल्स, उनको ये रिलैक्स करता है, तो ये प्रसव क्रिया में सहायक है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कौन कौन से हार्मोन शिशु जन्म की क्रिया में भाग लेते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। इसीलिए ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन दोनों को सम्मिलित रूप से पार्चुरेटरी या प्रसव हार्मोन कहा जाता है। तो प्रसव हार्मोन कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन पीयूष ग्रंथि के पोस्टीरियर या पश्च भाग से स्रावित होता है, जबकि जो रिलैक्सिन है ये टूटते हुए प्लेसेंटा से स्रावित होता है। तो दोनों हार्मोन्स का रोल पार्चुरेशन में हुआ। तो ये मेन हार्मोन है प्लेसेंटा के, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG, लैक्टोजन और रिलैक्सिन, जिसमें से HCG और रिलैक्सिन एग्जाम पूछते रहते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, उस लैब असिस्टेंट के एग्जाम में भी पूछ लिया गया था। पूरा का पूरा प्रश्न पूछा था ये कि प्लेसेंटा लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, उसके अंदर पूछा था प्लेसेंटा से स्रावित हार्मोन कौन से हैं। उसमें सारे दे रखे थे, लास्ट में उपरोक्त सभी, जो आपका आंसर हो गया। तो आज अपन ने अभी एडिनल ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि, टेस्टिज, वृषण ग्रंथि और प्लेसेंटा के बारे में पढ़ा। प्लेसेंटा माँ और शिशु के बीच में एक संयोजन सेतु होता है, जिससे बच्चे को पोषण, श्वसन, उत्सर्जन जैसी क्रियाएं संपन्न होती हैं। यहाँ से आगे की बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अरस्तु स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक्स टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।